चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। पावर पावर क्या चीज होती है? हम पहले बात करते हैं कि भाई काम हुआ किसी चीज पे, लेकिन ये भी बात करते हैं कि किस रेट पे हुआ। यानी कि हो सकता है कि कोई इंसान हो जो फिजिकली फिट ना हो, वो 4 फ्लोर कितनी जल्दी कवर करेगा, और अगर कोई और फिजिकली फिट हो, स्टैमिना हो उसके पास, तो वो कितनी देर में करेगा। तो पावर की बात आती है यहां पे। ये टाइम रेट है जिसपे वर्क हो, मतलब कोई काम किया जाए, या एनर्जी, ऊर्जा का ट्रांसफर हो, आदान प्रदान हो। तो एवरेज फोर्स या एवरेज पावर किसी फोर्स का, हम अगर उसको रेशियो लें टाइम के साथ, मतलब वर्क का टाइम के साथ रेशियो ले, तो उसे हम कहेंगे पावर। जो इंस्टेंटेनियस पावर है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि ये तो पूरे एक टाइम इंटरवल के लिए हो गया, लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जानना चाहें तो इस dt को लेना पड़ेगा। ये डेल्टा टी विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी लिमिट टेंड्स टू 0। तो जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स द्वारा, आप जानते हैं कि वर्क डन की संख्या हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो होता है फोर्स और डी आर। अगर डी की बारे में बात करें, डिफरेंशियल के रूप में बात करें, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स करेगा उसको हम एफ इंटू डी आर, ये वर्क होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे हो जाएगा, इसकी जगह जरा रख दें इसको। तो W की जगह एफ इंटू डी आर रखेंगे या एफ इंटू आर रखेंगे तो एफ बाहर आ जाएगा और डी आर बाई डी टी रह जाएगा। जहां पर डी आर बाई डी टी हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो एफ इंटू डी आर बाई डी टी यानी कि एफ इंटू वी। वी इसमें आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एफ आपका फोर्स है। तो पावर जैसे वर्क और एनर्जी है, ये स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशन इसके ml²t-3। एसआई यूनिट इसकी वॉट है और वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड। ये वॉट कहां से आया है नाम, यूनिट पावर की कहां से आई है? ये जेम्स वॉट साहब के ऑनर में दी गई है। स्टीम इंजन के इनोवेटर थे 18वीं शताब्दी में। एक और पावर की यूनिट है जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। ये बराबर होती है, अगर वॉट से इसको रिलेट करें तो एक हॉर्स पावर होती है 746 वॉट। ये अभी भी हॉर्स पावर को यूज किया जाता है, खासतौर पे अगर आप ऑटोमोबाइल और मोटर बाइक की बात करें तो। अगर आप बल्ब, हीटर या रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हॉर्स पावर में संख्या दी गई होगी। एक 100 वाट का बल्ब जो 10 घंटे तक जलता है, वो 1 किलो वॉट आवर KWH एनर्जी लेगा। कैसे? 100 इसकी वॉटेज है, 10 घंटे के लिए जला, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 वॉट आवर आएगा। डिवाइड कर दें 1000 से, यानी कि आप चाहते हैं इसको किलोवाट में बनाएं, तो ये 1 किलोवाट आवर बन जाएगा KWH। इसको आप 10⁻³ वॉट और आवर को बदलेंगे सेकंड में तो 3600 हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आते हैं उनमें आप यूनिट देखेंगे किलोवाट आवर में होती है। तो ध्यान रखिएगा कि किलोवाट आवर जो यूनिट है वो एनर्जी की है, पावर की नहीं है, एनर्जी की है। एक एलिवेटर है, वो मैक्सिमम लोड 1800 किलोग्राम, इसमें एलिवेटर का भी वेट शामिल है, साथ में पैसेंजर्स का भी वेट शामिल है। अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड इसकी है 2 मीटर पर सेकंड। जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है इस मोशन को वो है 4000 न्यूटन। आपको बताना है कितना मिनिमम पावर जो मोटर के द्वारा आएगा, ताकि जो एलिवेटर है वो, अच्छा ये इसमें आपको ये तो बताना ही बताना है कितना पावर डिलीवर हो रहा है, इसको वॉट्स में भी बताना है, साथ में हॉर्स पावर में भी बताना है। अब ये एलिवेटर की चीज देखिए, एलिवेटर में क्या हो रहा है, ये mg लग रहा है आपका। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि
मान लीजिए एफ है, ठीक, या ये कहें कि इस एफ को छोड़िए, ये एफ आपका एफ है। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके क्योंकि बताया गया है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एफ आपका नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ हो गया, mg नीचे की तरफ हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक्चुअल फोर्स होगा, तो F विल बी इक्वल टू mg प्लस ff। यही हम काम हुआ है, mg और ff को जोड़ा गया है, तो mg में 1800 को मास दिया गया है, ग्रेविटी 10 है, और फ्रिक्शन फोर्स आपने 4000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रख दिया, तो 22000 आ गया। अब जो मोटर है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसको पावर देनी पड़ेगी ताकि ये ऊपर की तरफ जाए, यानी कि पावर कितना होगा, फोर्स इनटू आपकी वेलोसिटी। फोर्स आपको मिल गया है, वेलोसिटी 2 दी गई है यहाँ पे, तो 22000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44000 है, और आप जानते हैं कि इसको कैसे करना है, 746 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो संख्या हमने देखी थी, ये 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, इसको 746 से डिवाइड कर दीजिए, 59 हॉर्स पावर आ जाएगा। कोलिजन्स, टकराव, टकराना, फिजिक्स में हम मोशन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या चेंज ऑफ मोशन होता है, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें जो चेंज नहीं हो रही है, ये भी तो एक चीज देखनी होती है। जो हमने मोमेंटम के लॉ देखे या एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ देखे, ये सब इसी पे आधारित है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये लॉ लगाएंगे, और जो जितने भी फिनोमेना हमारे हो रहे हैं, जैसे कोलिजन हो रहे हैं, टकराना, बहुत जगह हमने देखा है, बिलियर्ड्स का गेम है, टकराव का गेम है, मार्बल का गेम है, ये कैरम का गेम है, जब हम एक अपना स्ट्राइकर मारते हैं तो गोटियों पे लगता है जाके। और इसको हम जरा 2 मास को लेते हैं और फिर देखते हैं कोलिजन किस तरीके से हो रहा है। 2 मासेस हैं आपके पास, ये m1 और ये m2। जो पार्टिकल है m1, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1i, ये सब i है, इसको मैं v1i ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब है, सबस्क्रिप्ट है, बताने के लिए कि एक दूसरा मास है, दूसरा मास है। तो v1i जो सबस्क्रिप्ट i है, ये इनिशियल के लिए है। अब जो m2 है, इसको मान लीजिए कि अभी ये रेस्ट पे है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, और इसमें इस सिचुएशन में जो मास m1 है वो कोलाइड करेगा या टकरा रहा है m2 से, और इसको आप यहां देख पा रहे हैं कि जैसे ही m1 आया, m2 से टकराया, m1 की वेलोसिटी चेंज हो गई, फाइनल मान लेते हैं, m2 ने कुछ वेलोसिटी गेन की, जो इस तरफ चला गया, उसकी वेलोसिटी f हो गई, m2 ये हो गया। ये थीटा, अगर जो डायरेक्शन आ रहा है, जिस डायरेक्शन से m1 आ रहा है, उसके थीटा 1 डायरेक्शन में m1 मूव कर गया, उसके थीटा 2 डायरेक्शन में m2 मूव कर गया। मान लीजिए ये x और y डायरेक्शन है आपके, जो मासेस है m1 और m2, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब थोड़ा इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, कैसे हम इन मासेस को कनेक्ट करेंगे, या फिर वेलोसिटी और एंगल्स देखेंगे। पहले हम देखें कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। जितने भी कोलिजन होते हैं, उसमें पहली चीज जाननी होगी कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो फाइनल मोमेंटम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो जब 2 ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, तो एक आपस में एक बहुत, जब टकराते हैं तो बहुत कम देर के लिए टकराते हैं, तो इसमें इंपल्सिव फोर्स भी काम करेगा, और ये काम करेगा बहुत कम टाइम के लिए, डेल्टा टी, ओके, जो इनकी मोमेंटम को चेंज कर रहा है, और हम जानते हैं इंपल्सिव चेंज इन मोमेंटम होता है। तो जो डेल्टा पी है, चेंज इन मोमेंटम, वो आप जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो पहले का फोर्स अब एक हम ले रहे हैं, तो 1 का 2 पे, जब 2 लेंगे तो 2 का 1 पे इंटू डेल्टा टी, उस दोनों टाइम काम कर रहे हैं। जहां पर F12 ये फोर्स एक्सर्ट किया गया पार्टिकल द्वारा, पहले पार्टिकल द्वारा दूसरे पे, और F21 इसी तरीके से सेकेंड पार्टिकल द्वारा फर्स्ट पार्टिकल पे। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, जो एक दूसरे पे एग्जर्ट करता है वही दूसरा पहले पे इक्वल एंड अपोजिट एग्जर्ट करता है। तो इनसे क्या मिला हमें, इसको देखिए, इससे हमें क्या मिला, ये अगर इसकी जगह हम माइनस F12 रख दें, तो हम देखेंगे कि हम डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 हो गया। ये जो हम कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया डिस्कशन से, ये सत्य होगा
अगर मान लीजिए कि फोर्स कॉम्प्लेक्स तरीके से वेरी भी कर रहा है, क्योंकि थर्ड लॉ हमेशा सत्य रहता है हर पॉइंट पे, तो जो टोटल इंपल्स आ रहा है पहले ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होगा और अपोजिट होगा सेकंड की। अब हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की ये कंजर्व जरूरी नहीं कंजर्व हो, क्योंकि ये एनर्जी चेंज हो रही है। जो इम्पैक्ट, जो टकराव है और जो डिफॉर्मेशन है कोलिजन के बीच में, वो हीट में चला जाएगा, क्योंकि टकराते हैं तो हीट भी पैदा होगी, आवाज भी आएगी। इसीलिए इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट साउंड वगैरह में भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसके कंजर्वेशन को जरूरी नहीं कि कंजर्वेशन हो, ये कह रहे हैं। अब एक कंप्रेस स्प्रिंग लीजिए। एक कंप्रेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लीजिए दो मास इसमें कनेक्टिंग है और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले आती है बगैर लॉस ऑफ एनर्जी के। तो इसका मतलब जो इसकी शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ओके, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के टाइम होती है डेल्टा टी, जो समय के लिए है, वो कांस्टेंट नहीं हो पा रही है, वो अभी आपने समझा। तो यही कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। आप समझ गए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। लेकिन अगर दूसरे तरफ हम ये देखें कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो हो सकता है रिलीव ना हो पाए, और दो बॉडीज हो सकता है कि एक साथ मूव करने लग जाए, यानी कि ऐसे करके एक साथ मूव करने लग जाए। तो इस केस में एक ऐसा कोलिजन जिसमें दोनों पार्टिकल या मल्टीपल पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे, उन्हें हम कहते हैं कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। अब इसके बीच में भी एक केस आएगा जहां पर डिफॉर्मेशन को, मैं इसीलिए मैंने स्प्रिंग के बारे में बात की थी कि यहां पर अगर डिफॉर्मेशन थोड़ा सा पार्टली बहुत हल्का रिलीव भी हो जाए, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लूज भी हो जाए, इसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में ये अंतर है। अब कोलिजन अगर हम एक डायमेंशन में देखें, पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन लेते हैं। ओके, तो अगर हम थीटा 1 थीटा 2 शुरुआत में देखें तो क्योंकि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो थीटा 1 और थीटा 2 हम कह रहे हैं जीरो। देखिए हमारे पास एक फिगर है ये वाला, बस इसको ध्यान से देख के चलिएगा, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और जो हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी जानी, तो थीटा 1 और थीटा 2 जीरो है और इनिशियल कोलिजन m1 का जो भी लेके आ रहा है ये, अब ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं, यानी कि हुआ ये आए, इनसे टकराया और फिर दोनों मिलके, मतलब ये टकराए और उसके बाद दोनों मिलके ऐसे साथ मूव करने लगे। थीटा 1 भी जीरो, थीटा 2 भी जीरो। ये m1 अपनी वेलोसिटी v1i लेके आए थे, ये m2 है, ये इनकी वेलोसिटी मान लीजिए फाइनल है, ये m1 की वेलोसिटी फाइनल हो गई, vf कर दीजिए। अब ये दोनों साथ में मिल गए तो m1 प्लस m2 vf, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, फिर दोनों साथ मिलके घूमने लगे, जाने लगे। तो vf क्या हो जाएगा, vf, इसको यहां ले आइए, ये बन जाएगा। अब जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, अब टकराव में भी एनर्जी तो कहीं ना कहीं वेस्ट होगी, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो हाफ m1 जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसकी इनकी जो वेलोसिटी m1 लेंगे और v1i लेंगे, उसके बाद जो दोनों मिल गए तो इनकी क्या होगी, m1 प्लस m2, और vf दोनों की कॉमन वेलोसिटी है, तो हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर, और इनिशियल थी हाफ m1 v1i स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के लिए हम vf में ये संख्या जो आई थी वो यहां पर डाल देंगे, तो v1i आ गया, कॉमन ले लेंगे, ये आपकी एक रिलेशनशिप बन गई। तो ये आपका फाइनल एक वेलोसिटी, एक रिलेशनशिप बन गई। और अब हम जरा नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि आपका इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन में भी जो ऊपर के डायग्राम देखा या हमने नोमेनक्लेचर देखा, थीटा 1 थीटा 2 इसमें भी जीरो रहेगा। जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा इसमें, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो m1 v1i जो इनिशियल था वो m1 v1f, क्योंकि अब इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ध्यान रखिएगा, दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है
और अलग अलग जा रहे हो। तो ये मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का हो गया, कि जो इनिशियल हाफ है इसमें, हाफ हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि हाफ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में कॉमन रहेगा। तो हाफ mv स्क्वायर है बेसिकली ये। तो इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, m1 का फाइनल वेलोसिटी, m2 की फाइनल वेलोसिटी, इस तरीके से इसको आप इक्वेट कर देंगे। अब इन दोनों को हम जरा रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ गई। ये केवल रीअरेंजमेंट है, जैसे आपका ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि v1 स्क्वायर माइनस v1 आई स्क्वायर माइनस v1 एफ स्क्वायर, इसका हमने केवल रीअरेंजमेंट किया है। अब फाइनल हम जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो v2f, v1f और v1i और v1f का जोड़ है। इसको जो भी ये आई है इसको हम जरा इस पे रख दें, तो हमें इससे v1f मिल जाएगा। ये सिंपल सॉल्विंग है, इसको रीअरेंजमेंट करना बस आपको। और v2f जो है आपका ये आ जाएगा, क्योंकि जब v1f आ गया तो दोबारा v2f भी आ जाएगा। ये आपके फाइनल वेलोसिटीज आ गई। तो अननोन्स जो हमारे पास है v1f और v2f, इसको हमने किसके टर्म में निकाला? मास के और वेलोसिटी के टर्म से, इनिशियल वेलोसिटी टर्म में। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। मास तो हमारे पास, जब एक टकराव हो रहा है हमारे पास इसकी संख्या है, मास 1 मास 2 पता है, बस फाइनल वेलोसिटी तो पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमने इलास्टिक कोलिजन में ले ली। अगर इनमें कुछ और स्पेशल केसेस बनते हैं, यदि दो मासेस इक्वल हो, अगर दो मासेस मान लीजिए m1 माइनस m2, दोनों मास अगर बराबर हो गए तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब v1f जीरो हो जाएगा। ये दोनों अगर बराबर है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर है, ये से कट जाएंगे तो केवल ये 2 भी कट जाएगा क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा ये। तो v2f v1i के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो पहला मास है अगर ये इस तरीके से टकराव होगा, पहला मास ये इसकी पूरी एनर्जी दे देगा, पहला वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला उसी वेलोसिटी को लेके आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक मास बहुत बड़ा है, डोमिनेट कर रहा है, जैसे m2 बहुत बड़ा है m1 से, तब क्या करेंगे? अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से तो हम m1 को छोड़ सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, अपोजिट होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी दूसरे मास की वो करीबन जीरो होगी। जो हैवियर मास है वो अनडिस्टर्ब रहेगा, वो नहीं हिलेगा, लेकिन जो लाइट मास है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये छोटे बॉल से बड़े बॉल पे टकराव होगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इससे टकरा के वापस आ जाएगा, बस ये समझिए इसको। स्लोइंग ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक सवाल देखेंगे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, बड़ी हाई स्पीड है, 10 की घात 7 10 की पावर 7, मस्ट बी स्लोड। अब इसको स्लो करना है, थोड़ा सा इसकी स्पीड कम करनी है, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब ये किस लिए करनी है? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं ताकि ये इंटरेक्ट कर जाए आइसोटोप यूरेनियम के इस आइसोटोप से, और इससे फिशन क्रिएट हो जाए। आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन लूज कर सकता है अपनी ज्यादातर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक इलास्टिक कोलिजन में, जहां पर जो लाइट न्यूक्लाई है जैसे ड्यूट्रियम है या कार्बन है, जिसका मास केवल कुछ न्यूटन मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ओनली अ फ्यू टाइम्स, थोड़ा सा ज्यादा है। अब जो लाइट न्यूक्लाई है उसका जो मटेरियल है वो है हैवी वाटर D2O या ग्रेफाइट, जिसको हम मॉडरेटर भी कहते हैं। इसी तरीके से न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया जाता है। ये एक आप क्वेश्चन भी है और आपके लिए जानकारी भी है। तो कैसे करेंगे? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की, k1i मान के चलते हैं, हाफ m1, ये न्यूट्रॉन का मास हो गया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? k1f, आप मान लीजिए ये m1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। अब हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि हाफ m1 v1f क्या होगा? ये m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि क्लियर इन्होंने दिया हुआ है कि कौन से टाइप का कोलिजन है। अब इन्होंने बताया है कि किस टाइप का कोलिजन है, तो उस हिसाब से हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो वो हमने डायरेक्ट यूज किया यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है, तो ये वाली चीज हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया, जो फाइनल वेलोसिटी v1f की जगह m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 v1i, इसकी जगह यूज किया है। जो फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है, वो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी है
और इनिशियल वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का रेशियो। अब इसका और इसको अगर हम रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी है वो, जो मॉडरेशन, यहाँ पर मॉडरेशन की बात हो रही है, वो क्या होगा, K2F/K1I, यानी कि हम F1 को बोल रहे हैं कि हमने एक फ्रैक्शन लिया काइनेटिक एनर्जी जो लूज हुई, और जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई मॉडरेटर न्यूक्लियाई द्वारा वो है K2F/K1I। ये लूज हुई और ये गेन हुई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये इसकी और इसकी फ्रैक्शन जो लूज हुई और गेन हुई, तो इसका सीधा मतलब ये है कि F2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1, ये इलास्टिक कोलिजन की संख्या है। तो आप इस F1 को यहां रख दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ड्यूटेरियम M2 दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ M1, अगर हम देखें F1 हमको मिलेगा 1/9, F2 मिलेगा 8/9। इसका मतलब 90% जो न्यूट्रॉन एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई है या ट्रांसफर की गई है ड्यूटेरियम को। अगर कार्बन का F1 71.6 है, F2 है 28.4%, हम देखेंगे कि जो संख्या है वो बहुत छोटी है, और क्योंकि हेड ऑन कोलिजन बहुत रेयर है इसमें। यदि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दो बॉडीज की अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, अगर ध्यान रखिएगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडी की एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, और अगर वन डायमेंशनल कोलिजन की बात करें, यानी कि ये बॉडी और ये बॉडी इस तरफ, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, दोनों टकराएंगे, इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अगर स्फेरिकल बॉडी इस तरीके से ले रहे हैं तो ये हो सकता है कि डायरेक्शन जो बॉडी 1 का है ट्रेवल का, वो हो सकता है कि वो ट्रेवल बॉडी 2 के, अगर बॉडी 2 अगर रुक रहा है तो उससे पास भी हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो कोलिजन है दो डायमेंशन में, एक डायमेंशन वाला ये हो गया, अगर दो डायमेंशन इस तरीके से हम बात करें, किसी और डायमेंशन में ले लें, जहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी, दो डायमेंशन की बात करें तो वो सेम प्लेन में होगी। बस ये समझिए, ये अगर एक ऐसी वेलोसिटी जा रही है, एक ऐसी वेलोसिटी जा रही है, प्लेन एक ही है इनका, मतलब लाइन है सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो। कोलिजन आपके दो डायमेंशन में, अगर हमारा कोलिजन हो रहा है इस तरीके से, एक यहाँ पर बॉडी है, एक यहाँ बॉडी है, इससे टकराई, ये इधर चली गई, ये इधर चला गया, तो M1 मान लीजिए मास M1 है, ये M2 मास है। लीनियर मोमेंटम इसमें कंजर्व हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि तीन इक्वेशन इसकी बनेगी तीन डायरेक्शन में, ओके, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम डायरेक्शन M1 और M2 का ले लें, मान लीजिए हम x और y प्लेन में मानते हैं, अगर हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो जो कंजर्वेशन होगा z कंपोनेंट का, लीनियर मोमेंटम का, वो ये बताएगा कि जो पूरा का पूरा कोलिजन है वो एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे लेंगे इसमें? जो M1 है, अब इसको समझिए, ये M1 है, इस वेलोसिटी इसकी v1f है, ये v2f है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी v1i है। तो v1, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, तो v1f का कॉस कंपोनेंट यहां पर आएगा, राइट, ये v1f का कॉस कंपोनेंट है, मास 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये v2f है, इसका कॉस कंपोनेंट इस तरफ, तो ये v2f का कॉस कंपोनेंट। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो m1 v1, ये तो सेम इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो m1 v1f cos थीटा और m2 v2f cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। अब जब ये इसके वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि ये सीधा आ रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन तो जीरो होगा, तो जीरो हो गया, लेकिन इनके वर्टिकल डायरेक्शन है ये, अगर ये cos कंपोनेंट है तो ये साइन कंपोनेंट होगा, यानी m1 v1f sin थीटा 1, और ये वाला होगा, अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये होगा m2 v2f sin थीटा 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो ये दो कंपोनेंट आपके बन जाएंगे, ओके। अब ये m1 m2 और v1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी और मास 1 इनका, और इनका हमेशा नोन होता है मोस्टली। तो इसमें चार अननोन आ गए, एक तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये थीटा 1 और थीटा 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, ओके। अगर थीटा 1 थीटा 2 जीरो हो जाए तो हम कहां पे आ जाएंगे? अपने वन डायमेंशनल में ही आ जाएंगे। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो एनर्जी, हमने कंजर्वेशन देख चुके हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके से होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर पहले का, फिर उसके बाद पहले का दूसरे का जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास इक्वेशन और आ गई। अभी भी हमारे पास एक इक्वेशन की कमी है। 4 वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास 4 चाहिए होगी, 3 के लिए 3 चाहिए होगी, तो हमारे पास केवल 3 बनी। तो अब इसमें जो 4 अननोन है हमारे पास, ये 4 है। मान लीजिए इसमें θ1 है, एक कोई ना कोई हमारे पास इक्वेशन और होनी चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। कोई ना कोई एक पता होना चाहिए हमें, जैसे θ1 ये अगर हमें पता है तब हम कर सकें। तो अब θ1 को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? यहां पर हम एक डिटेक्टर को लगाएंगे एंगुलर फैशन में x से y एक्सिस में। अब होगा हमारे पास m1 m2 v1 जो इनिशियल है θ1, और उसके बाद फाइनल क्या होगा, इनको यूज करके हम v1f फाइनल वेलोसिटी v2f और θ2 निकाल पाएंगे। हमें ये θ1 पता होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि हमारे पास सॉल्विंग के लिए पूरी इक्वेशन आनी चाहिए या फिर हमें वेरिएबल पता होना चाहिए। एक सवाल लेंगे, एक कोलिजन ले जो कुछ इस तरीके से हो रहा है। नॉर्मल जो कोलिजन हमने देखा, यूं है यूं है, यूं टकराया इससे m1, इससे टकराया m2 से, m1 कुछ इस तरफ चला गया, m2 कुछ इस तरफ चला गया, ये θ1 बना, ये θ2 बना, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये इसकी फाइनल, ये फाइनल vf ये v1f है, ये v2f है, ये v1i है। अब ये इक्वेशन जो कोलिजन हुआ, दो बिलियर्ड बॉल्स ले लीजिए, इनके मास बराबर है, m1 और m2 बराबर है। जो पहली बॉल है इसको हम क्यू कहते हैं, जो सेकंड बॉल है इसको हम टारगेट कहते हैं। जो बिलियर्ड प्लेयर है वो चाहते हैं कि वो बॉल को डाले, जो सिंक कहते हैं उसमें, टारगेट कॉर्नर पॉकेट में, वहां डालना चाहते हैं। अब उसका एंगल दिया हुआ है θ2 37 डिग्री। आपको ये मानना है कि कोलिजन इलास्टिक है और जो फ्रिक्शन है और रोटेशनल मोमेंटम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसको लेके θ1 निकालना है। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन लेंगे और मासेस इक्वल है। वैसे ये देखिए m इंटू वी पहला मोमेंटम, और m इंटू 1f और m इंटू 2f, क्योंकि मास कॉमन है इसलिए मास को हमने हटा दिया, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो v1, इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो दिस स्क्वायर मतलब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, हमने केवल मल्टीप्लिकेशन किया है, तो v1 स्क्वायर f। अब ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। v2 यहाँ पे हमने इनको वेक्टर लिया है, तो v1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया इन दोनों का, तो अब देखिए हमने कहा 2 इंटू v1f v2f cos थीटा। cos थीटा कितना है, ये पूरा θ1 प्लस θ2, यानी कि दोनों के बीच में θ1 हमको पता करना है 37 डिग्री दूसरा दिया हुआ है। और क्योंकि जो कोलिजन इलास्टिक है, मास m और m1 बराबर है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ हाफ m1 या m लीजिए क्योंकि दोनों के मास सेम है, ये भी हाफ m और ये भी हाफ m है। हम क्योंकि दोनों हाफ m सब में कॉमन है इसलिए हाफ m हमने हटा दिया। ये आपका v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर, v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें, इनको सॉल्व करें, तो आपके पास कॉस का एंगल आएगा θ1 प्लस 37 आपका 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि कॉस थीटा 0 डिग्री आ रहा है। इसको इधर ले जाइए, θ1 आपका 53 आ जाएगा। तो इससे एक और चीज निकल के आई कि दो अगर इक्वल मासेस हैं और वो इलास्टिक कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, एक रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद वो दोनों राइट एंगल पे मूव करेंगे, ये समझ लीजिए। अगर हम जो स्फेरिकल मास है उसको स्मूथ सरफेस के साथ देखें, मतलब स्फेरिकल तो है लेकिन साथ में सरफेस भी स्मूथ है, हम ये देख पा रहे हैं कि जो जो कोलिजन हो रहा है ये तभी हो रहा है जब टकराव हो रहा है। खास तौर पे मार्बल, कैरम और बिलियर्ड्स में ही होता है। तो हमारे एवरीडे वर्ल्ड में आप देखें कोलिजन होता है, बॉडीज टच करती है। ऊपर भी जाइए तो कॉमेट है, बहुत दूरी पे होते हैं सन से, और अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, वो भी किसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं और इस तरीके के जो टकराव होते हैं और इधर उधर जाती हैं चीजें, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग जो वेलोसिटी है और डायरेक्शन है जिसमें दो पार्टिकल इधर उधर जाते हैं, वो खासतौर पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, साथ में इनका इंटरेक्शन हो रहा है उनके मासेस पे डिपेंड करता है, उनके शेप और साइजेस पे डिपेंड करता है।
वर्क एनर्जी पावर को समराइज करते हैं। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिसको हम WE थ्योरम कहते हैं, वो बोलता है कि जो चेंज है, तब्दीली है काइनेटिक एनर्जी में बॉडीज की, वही काम होता है, वही वर्क डन है उस फोर्स द्वारा उस बॉडी पे। फोर्स अगर उस बॉडी पे काम कर रहा है तो वर्क एनर्जी बोलता है कि उसमें जो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, वही वही काम किया जा रहा है फोर्स द्वारा। तो आप कहेंगे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही वर्क डन है नेट उस फोर्स द्वारा। एक फोर्स कंजर्वेटिव होगा यदि अगर जो काम किया जा रहा है उस फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा और वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये कंजर्वेटिव होगा यदि जो फोर्स द्वारा काम किया जा रहा है वो जीरो हो जाएगा किसी भी आप क्लोज पाथ पे ले लें। मतलब अगर यहां से शुरू हुआ और यहां पे एंड कर दिया तो जीरो होना चाहिए अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तभी इसको कंजर्वेटिव कहेंगे। अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक डायमेंशन की बात करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन Vx, जो Fx है वो होता है माइनस dvx बाय dx, इसमें V आपका पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब सीधा है कि Vi माइनस Vf, दोनों को साइड को इंटीग्रेट करके आता है ये, तो Vi और इसमें हम Vi और Vf डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं, तो Vi माइनस Vf इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर भी लगेगा, फिर अब यहां पर xi xf लगेगा, तो xi xx i से लेकर xf तक फाइनल पोजीशन तक fx dx, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का किस मैकेनिकल एनर्जी में दोनों एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का इस मैकेनिकल एनर्जी का, ये बोलता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी बॉडी की वो कांस्टेंट रहती है यदि अगर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो, इस तरीके के फोर्सेस हो इसमें। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी पार्टिकल की जिसका मास m दिया है किसी हाइट पे रखिए, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर रखी हुई, तो ये देखिए mg तो फोर्स हो गया, ये हाइट पे रखी है h, तो mgh, इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी स्प्रिंग की जिसका फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है, उसका एक्सटेंशन x है, वो होता है हाफ kx²। जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे ए बी का, ए डॉट बी करके रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा है एंगल और बी के बीच में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये पूरी तरीके से थीटा पे डिपेंड करता है। जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट लिया एक वेक्टर का और कंपोनेंट दूसरे का उस वेक्टर के अलॉन्ग, पहले वेक्टर के अलॉन्ग, इसीलिए इसको a इंटू बी कॉस थीटा कह सकते हैं या इसको b इंटू ए कॉस थीटा कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर की बात करें तो i और i, j और j और k का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इनमें किसी को अलग कर दें यानी सेम ना हो, i j हो, j k हो, k i, तो ये 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों को फॉलो करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ इनके सिंबल है, डायमेंशन है, यूनिट है, रिमार्क्स है। जैसे वर्क है W से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन इसका ये है, इसका फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू डी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, K से रिप्रेजेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए सारे के सारे एनर्जी जूल में, पोटेंशियल एनर्जी आपका Vx है, इसको mgh बोल सकते हैं या माइनस dvx/dx। मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का जोड़ होता है यानी K प्लस V करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो F इक्वल टू माइनस kx, और एक और इसमें फॉर्मूला है Vx इक्वल टू हाफ kx², K से रिप्रेजेंट होता है। पावर P है, इसमें यूनिट है वॉट, और पावर होता है F इंटू वी या dw/dt। F फोर्स है, V वेलोसिटी है, और जो W है इसमें वर्क डन है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की जो है वर्क, एनर्जी और पावर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।